हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इवेंट प्लेस पर जब ऋषभ और अंतरा बात कर रहे थे, तभी वहां पर विक्रांत ग्रोवर भी आ गया था। ऋषभ की बात सुनकर विक्रांत ने अंतरा को आंख से हल्का सा कुछ इशारा किया, लेकिन वह कुछ समझी नहीं। विक्रांत ने ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि अंतरा अच्छी लड़की है, पसंद है मुझे। इतना बोलकर विक्रांत ने आगे कहा कि यह मैं जेठ की नज़र से कह रहा हूँ। विक्रांत का जवाब सुनकर ऋषभ ने चुनौती देते हुए कहा कि और अगर तुम एक आदमी की नज़र से देखो तो। इसके जवाब में विक्रांत ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि अंतरा खूबसूरत हैं, सुशील हैं, दिल की अच्छी हैं। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसे अंतरा पसंद ना आए। यह सुनकर ऋषभ ने गुस्से से कहा कि वाह, एक मुलाकात में तुमने इसके बारे में इतना कुछ समझ लिया। इस बात का जवाब देने के बदले विक्रांत ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि ऋषभ, एग्जीबिशन शुरू होने में अब 1 घंटा भी नहीं बचा है। तुम्हारी सब तैयारियां हो गई हैं? ऋषभ को एहसास हुआ कि कीमती वक्त निकला जा रहा था। अभी बात करने का समय नहीं बचा था, खास करके झगड़ा करने का तो बिल्कुल नहीं। उसने अंतरा से कहा चलो। उसके बाद दोनों वहां से निकले। विक्रांत उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। विक्रांत की आंखों में व्याकुलता साफ नजर आ रही थी। ड्रेसिंग रूम में कोलाहल मचा था। सब जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। ऋषभ का मैनेजर विनोद शर्मा इधर से उधर जाकर अलग अलग लोगों को सूचनाएं दे रहा था। ऋषभ और अंतरा को आता देखकर वह तुरंत उन दोनों के पास गया और अंतरा से कहा कि अंतरा, जल्दी चलो, शो शुरू होने में बिल्कुल वक्त नहीं बचा। तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अंतरा बस ऐसा ही कुछ सुनने का इंतजार कर रही थी, ताकि उसे ऋषभ से और कोई बात ना करनी पड़े। शर्मा की बात सुनते ही अंतरा तुरंत अपने काम पर लग गई। अंतरा ने पहली मॉडल का मेकअप शुरू किया था, तब शर्मा उसके पास आया और पूछा कि क्या ऋषभ सर तुम्हें मॉडल्स का आज का लुक बताने के लिए बाहर लेकर गए थे? यह सुनकर अंतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि नहीं, उन्होंने लुक के बारे में कुछ नहीं कहा। यह सुनकर शर्मा हैरान हो गया और उसने कहा क्या? तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लुक रखना है? जवाब में अंतरा ने कहा कि अब हमें ही तय करना पड़ेगा कि कैसा लुक रखें। यह सुनकर शर्मा ने बेताब होते हुए कहा कि अरे हम ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? तुम्हें तो ऋषभ सर का स्वभाव पता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई या उन्हें लुक पसंद नहीं आया तो वह हमारा गला काट देंगे। शर्मा बोले जा रहा था, लेकिन अंतरा का ध्यान अपने काम पर था। यह देखकर शर्मा थोड़ा चिढ़ गया और उसने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऊपर से आज तो विक्रांत सर भी आए हैं और सारे बड़े बिजनेसमैन आज का शो देखने आने वाले हैं। अगर आज के शो में कुछ गड़बड़ दिखी तो हम दोनों की कैरियर खत्म समझो। यह सुनकर अंतरा ने दरवाजे की तरफ देखा। ऋषभ एक कुर्सी पर भौहें चढ़ाकर बैठा था। अंतरा को पिछला वाला शो याद आ गया, जब वह ऋषभ से पहली बार मिली थी और वह जब मेकअप कर रही थी, तब पूरे वक्त ऋषभ उसके सर पर खड़ा था, लेकिन इस बार ऋषभ ने उसे कोई सूचना नहीं दी थी। अंतरा ऋषभ को देखते हुए यह सब सोच रही थी। तब शर्मा ने अंतरा से कहा कि अंतरा, ऋषभ सर का मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? वहीं आज तुमने फिर से उनको कोई उल्टा जवाब तो नहीं दे दिया? यह सुनकर अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए अपने कंधे उछाले और कहा कि उनको क्या हुआ है यह तो मुझे भी नहीं पता। जवाब में शर्मा ने कहा कि वैसे भी किस बात से उनका मूड खराब हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। इतना कहने के बाद शर्मा ने बात बदलते हुए अंतरा से कहा कि जो भी हो, तुम अपने हिसाब से सबको अच्छे से तैयार कर दो। ऋषभ सर को पिछली बार तुम्हारा काम पसंद आया था, इसलिए इस बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शर्मा की बातें सुनते वक्त भी अंतरा का हाथ बिल्कुल रुका नहीं था,
लेकिन शर्मा की आखिरी बात सुनकर अंतरा को अपनी हंसी दबानी पड़ी। उसे ख्याल आया कि ऋषभ जैसे अकड़ू आदमी के साथ विनोद शर्मा बहुत सालों से काम कर रहा था। इसके लिए शर्मा को अवार्ड दिया जाना चाहिए। यह सब सोचते हुए भी अंतरा का ध्यान अपने काम से हटा नहीं था। आज के शो की थीम के अनुरूप कैसा मेकअप होना चाहिए, उसके बारे में अंतरा ने काफ़ी सोचा था। चूँकि आज के शो में रखे जाने वाली गाड़ियाँ रफ्तार और ऊर्जा का प्रदर्शन करने वाली थी, इसलिए अंतरा के हिसाब से मॉडल्स भी चटक और आकर्षक लगनी चाहिए थी। एक के बाद एक मॉडल तैयार होती गई और एग्जीबिशन हॉल में जाने के लिए लाइन से खड़ी होती गई। अंतरा के पिछली बार के अनुभव की वजह से आज अंतरा का हाथ और उंगलियां काफ़ी जल्दी चल रहे थे। आखिरी मॉडल तैयार होकर कुर्सी से उठी, तब भी शो शुरू होने में 15 मिनट बचे थे। अंतरा और विनोद शर्मा ने एक दूसरे के सामने देखकर राहत की सांस ली कि आखिर उन लोगों ने वक्त पर सबको तैयार कर दिया था। ऋषभ ने अपनी कुर्सी से उठकर सारी मॉडल्स पर नज़र घुमाई और शर्मा से पूछा कि आज कितनी मॉडल्स आने वाली थी शर्मा? जवाब में शर्मा ने कहा कि 30 सर। यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि फिर मुझे 29 ही क्यों दिख रही हैं? यह सुनकर शर्मा का दिल एक धड़कन चूक गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? यह बोलकर शर्मा ने तुरंत मॉडल्स की गिनती शुरू की। अंतरा शर्मा को हड़बड़ाए हुए गिनती करते हुए देख रही थी। वह तो अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता भी नहीं था कि उसने कितनी मॉडल्स को तैयार किया था, और वैसे भी कितनी मॉडल्स आई हैं, कितनी नहीं, यह देखना उसका काम भी नहीं था। विनोद शर्मा की गिनती पूरी होने ही वाली थी, तब ऋषभ को एक कॉल आ गया और वह उस पर बात करने लगा। शर्मा के माथे पर पसीना आ गया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो 30 मॉडल्स के लिए ही बोला था। एक कम कैसे आ गई? मैं तो गया। मेरा आज आखिरी दिन है। शर्मा बड़बड़ाने लगा। अंतरा ने विनोद के पास आते हुए पूछा, शर्मा जी, सच में एक मॉडल कम है क्या? यह सुनकर शर्मा ने अंतरा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि अरे क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो। अगर ऋषभ सर ने सुन लिया तो मेरी जान ले लेंगे। अंतरा ने शर्मा से कहा कि उनको तो वैसे भी पता चलने ही वाला है ना। अंतरा ने यह बोला ही था, तब तक ऋषभ अपना कॉल खत्म करके उन दोनों के पास आया और शर्मा से रूखे लहजे में पूछा, क्या हुआ शर्मा? मेरी गिनती में कोई गलती तो नहीं थी ना? यह सुनकर शर्मा के पसीने छूट गए। उसने कहा कि सर पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो 30 मॉडल्स के लिए ही बोला था। लगता है एक मॉडल आई ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी तुरंत किसी और मॉडल को बुलवाता हूँ। यह सुनकर ऋषभ ने शर्मा से कहा कि अगर तुमने सुबह आते ही यह सब चेक किया होता तो तुम्हें यह तुरंत किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती शर्मा। अब बहुत देर हो गई है, एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। यह सुनकर शर्मा के पैर कांपने लगे और उसने हकलाते हुए कहा कि तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? क्या हम किसी भी मॉडल को कपड़े बदल कर बाद में रिपीट कर दें? शर्मा की बात खत्म होते ही अचानक से ऋषभ ने कहा, तुम जाओ। यह उसने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। यह सुनकर अंतरा घबरा गई और उसने कहा कि क्या? नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। अंतरा ने साफ मना कर दिया था, लेकिन विनोद शर्मा को उसकी नौकरी बचाने के लिए अंतरा में आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। शर्मा ने कहा, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंतरा एकदम सही ऑप्शन है। इतना कहने के बाद शर्मा ने अंतरा को देखते हुए आगे कहा कि अंतरा, जो भी एक मॉडल में होनी चाहिए वह सब चीजें तुम में है, और तुम्हें करना ही क्या है, सिर्फ एक गाड़ी के पास खड़े ही तो रहना है, और तुम थोड़ा मेकअप कर लोगी तो कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें इस बात की भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि छोटे कपड़ों में अजनबियों के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सॉरी शर्मा जी,
लेकिन मैं इसमें आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि फिर तुम ऐसे कपड़े पहनना जो ज्यादा छोटे ना हो। यह बोलकर ऋषभ ने अचानक से अंतरा के जिपर जैकेट की चेन खोल दी। यह देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई और उसकी चीख निकल गई। यह आप क्या कर रहे हो सर? ऋषभ ने कहा। स्टेज पर जाने के लिए 1 लाख रुपए अलग से दूंगा। अंतरा ने जवाब में अपने जैकेट की चैन बंद करते हुए कहा कि 10 लाख रुपए दोगे तब भी मेरा जवाब ना ही रहेगा। यह सुनकर शर्मा ने अंतरा से विनती करते हुए कहा कि अंतरा, तुम यह समझो कि तुम हमारी मदद कर रही हो। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मेरी मदद करो। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि शर्मा जी, नहीं मतलब नहीं। मैं यह अंतरा अपनी बात पूरी करे उससे पहले एक आवाज आई। अगर मिस अंतरा को यह काम नहीं करना है तो हमें उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। यह आवाज सुनकर ऋषभ, अंतरा और शर्मा ने आवाज की दिशा में देखा। विक्रांत ग्रोवर दोनों हाथ अपनी जेब में डाले दरवाजे की फ्रेम का टेका लेकर खड़ा था। उन तीनों को अपनी बातों में पता ही नहीं चला कि विक्रांत कब ड्रेसिंग रूम में आ गया था। विक्रांत ने उन लोगों की तरफ आते हुए शर्मा से कहा कि शरीफ आदमी औरतों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। इतना बोलकर उसने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, है ना ऋषभ? विक्रांत ने अंतरा की तरफ देखा जो कि ऋषभ के पीछे खड़ी थी। अंतरा विक्रांत को देख रही थी। खासकर वह विक्रांत की जॉ लाइन की रेखा देख रही थी। अंतरा उसे ताक रही थी। यह देखकर विक्रांत ने अंतरा को छेड़ते हुए कहा, मिस अंतरा, यह हमारी दूसरी मुलाकात है, लेकिन लगता है आपने मुझे अब तक ठीक से देखा नहीं है। यह सुनते ही अंतरा हड़बड़ा गई और कहा कि नहीं, वह मैं तो बस। वह आगे कुछ समझाए उससे पहले चिढ़े हुए ऋषभ ने विक्रांत से पूछा कि भाई, तुम मुझे सच सच बताओ कि कब और कहाँ अंतरा से मिले थे। इसके जवाब में विक्रांत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा कि तुम भूल गए? उस दिन तुमने ही तो मुझे इससे मिलवाया था। यह सुनकर ऋषभ ने कहा कि फिर यह ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है जैसे तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। इतना कहने के बाद ऋषभ ने झटके से अंतरा की तरफ देखा और कहा कि उस दिन पार्टी में तुम मेरे सामने भाई से पहली बार मिलने का नाटक कर रही थी ना। ऋषभ की तेज नजर की वजह से अंतरा की आवाज नहीं निकल रही थी। वह ऋषभ को कहना चाहती थी कि वह जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, कैसे समझाए। विक्रांत ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि औरतों के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए ऋषभ। और जहां तक तुम्हारे सवाल की बात है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि हम दोनों पहले कहीं मिले हों। यह सुनकर अंतरा के भौहें सिकुड़ गए। विक्रांत ने जो कहा था उसके दो मतलब निकल रहे थे। अंतरा को समझ नहीं आया कि वह उसकी बात का क्या मतलब निकाले। अंतरा बिना जवाब दिए विक्रांत को ताक रही थी। इसलिए ऋषभ विक्रांत और अंतरा के बीच में इस तरह से खड़ा हो गया कि वह दोनों एक दूसरे को देख ना सकें। और फिर उसने अंतरा से कहा, तुम्हारी सफाई सुनने के लिए बाद में मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन अभी मुझे यह बताओ कि तुम स्टेज पर जाओगी या नहीं। अंतरा जवाब देने से हिचकिचा रही थी। विक्रांत ने ऋषभ से कहा कि बस करो ऋषभ, ऐसे बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऋषभ ने विक्रांत को नजरअंदाज करते हुए फिर से अंतरा से कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दूंगा, तुम बस अमाउंट बताओ कितना चाहिए। जवाब में अंतरा ने कहा कि मैंने आपको बताया था, अगर 10 लाख रुपए दोगे तब भी मैं तैयार नहीं हूँ। यह सुनते ही विक्रांत ने अपनी विनम्र और दृढ़ आवाज में कहा कि मिस अंतरा, ऋषभ काफी सालों से इन सब एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रहा था और यह वाला शो बाकी सारे 8 शो में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपकी भी परिस्थिति समझता हूँ कि आप अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक बार अगर हमारी मदद करेंगी तो न जाने कितने लोगों की करियर खराब होने से बच जाएगी। आप चाहें
तो बदले में पैसों के साथ साथ और भी कुछ मांग सकती हैं। जैसे कि मैं विदेश से एक कार्डियक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगवा सकता हूँ, जो आपके मामा पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, तब तक उनकी ट्रीटमेंट करेगा। यह सब बोलते हुए विक्रांत की आंखें अंतरा पर गड़ी हुई थी। उसकी नज़र में शराफत थी और उसकी आवाज़ भी शांत और गहरी थी। अंतरा को एकदम वैसी अनुभूति हो रही थी जैसी उसे मिस्टर शैडो के साथ होती थी। अंतरा मन ही मन सोचने लगी, क्या इसका मतलब यह है कि विक्रांत चाहता है कि मैं ऋषभ की मदद करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद अंतरा ने एक गहरी सांस ली और विक्रांत से कहा कि मिस्टर विक्रांत, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? यह सुनकर विक्रांत ने कहा कि अच्छा, तो अभी मैंने जो ऑफर दी वह भी कम है। ठीक है, आप बिल्कुल पूछिए जो पूछना है। अंतरा ने उसे पूछा कि क्या आप किसी औरत से प्यार करते हैं या करते थे? यह सुनकर विक्रांत कुछ कहे उससे पहले ऋषभ गुस्से से गरज पड़ा, अंतरा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे भाई के रिलेशनशिप्स का इससे क्या लेना देना? लेकिन ऋषभ के गुस्से का अंतरा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि मेरे यह सवाल पूछने की वजह बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है, उसके बाद ही मैं स्टेज पर जाना या नहीं उसका फैसला लूंगी। यह सुनकर ऋषभ ने ताना मारते हुए कहा कि कंफर्म करके बात क्यों लंबी खींचनी है? तुम मेरे भाई को सीधा पूछ लो ना कि क्या वह तुम्हें पसंद करता है। पूछो, पूछो कि क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा या नहीं। चाहिए तो मैं और शर्मा बाहर चले जाते हैं। यह सुनकर शर्मा नजरें चुराने लगा। वह भी एक अजीब परिस्थिति में फंस गया था। ना वह इन लोगों के बीच रह सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। ऋषभ, अब बस करो। विक्रांत ने थोड़ी ऊंची आवाज में यह कहा था। उसकी आवाज में चेतावनी थी। विक्रांत ने आगे कहा कि अंतरा ने ऐसी भी कोई कॉन्फिडेंशियल बात नहीं पूछ ली है जो मैं बता ना सकूं, इसलिए मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलकर विक्रांत ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि मिस अंतरा, अगर आपको जानना ही है तो सुनो। हाँ, एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी किसी और के साथ शादी हो गई और मैं उसके संसार में आग नहीं लगाना चाहता था। इसलिए मैंने उसके साथ सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए। अब आपको तसल्ली हो गई या और कुछ पूछना है? यह सुनकर अंतरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे ऐसा लगा कि उसके सर से एक बोझ उतर गया। उसे अब विक्रांत को और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। उसे लगा कि विक्रांत ही मिस्टर शैडो हैं, इस बात में कोई शक नहीं रहा। अंतरा ने विक्रांत को कहा, थैंक यू मिस्टर विक्रांत, और फिर ऋषभ के सामने देखकर कहा कि मैं मेकअप और कॉस्ट्यूम चेंज करके अभी तुरंत रेडी हो जाऊंगी। यह सुनकर ऋषभ दंग रह गया। वह हकलाने लगा, मैं तुम, इतना बोलकर उसने विक्रांत की तरफ देखा और फिर अंतरा से कहा कि मैंने तुम्हें इतनी बार कहा, तब तुमने मना कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने सिर्फ एक बार कहा और तुम मान गई। आखिर चल क्या रहा है? अंतरा मुड़कर आईने के पास चली गई और उसने खुद का मेकअप शुरू करते हुए कहा कि लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं सर। अंतरा ने अपनी स्किन पर फाउंडेशन लगाते हुए आगे कहा कि आप माने या ना माने, मेरा मिस्टर विक्रांत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अंतरा को मिस्टर शैडो के बारे में सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मिस्टर शैडो ने अब तक अंतरा को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। इसलिए दुनिया के सामने अभी उन दोनों को अजनबी बनकर ही रहना था। ऋषभ गुस्से से तिलमिलाता हुआ खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बहुत अपमान किया गया है। ऋषभ ने कहा कि वह तुम्हें खुद छोड़ने जाता है। तुम उसके लव अफेयर्स के बारे में पूछती हो और उसके बावजूद कह रही हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। क्या मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ? इसके जवाब में अंतरा ने ऋषभ से कहा कि सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को उनके निजी मामले अपने सुपरवाइजर्स को बताने के लिए कोई नियम नहीं है। यह सुनकर ऋषभ ने तुरंत अंतरा से कहा कि
इसका मतलब यह है कि तुम यह मानती हो कि तुम दोनों के बीच में निजी कहा जा सके वैसा कुछ है। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि नहीं सर, जैसा कि अभी बात हुई, मैं सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए यह कर रही हूँ। इतना कहने के बाद अंतरा को अपनी बात समझाने का दूसरा तरीका सूझा और उसने ऋषभ से आगे कहा कि दरअसल मैं मिस्टर विक्रांत के बात करने के तरीके से सहमत हुई। आपको नहीं लगता जिसे किसी की मदद चाहिए होती है उन्हें हमेशा नम्रता से बात करनी चाहिए। दूसरों को आदेश देने और पैसे फेंकने से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। यह सुनकर ऋषभ ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे उपदेश दे रही हो। जवाब में अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन मैं बस यह कहना चाहती थी कि किसी के साथ बात करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप रूडली बात करो या रिस्पेक्ट से। फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर लोग प्यार से बात करने लगे तो ना किसी को नाराज होने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी को मनाने की। इतना कहकर अंतरा ने आगे ऋषभ से कहा कि सर, अगर हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो मैं टाइम पर तैयार नहीं हो पाऊंगी, और अगर मैं तैयार नहीं हुई तो एग्जीबिशन शुरू नहीं हो पाएगा। यह सुनकर ऋषभ समझ गया था कि वह उसे चुप रहने के लिए कह रही है। ऋषभ आग बबूला हो गया था, लेकिन अभी गुस्सा निकालने का सही वक्त नहीं था। इसलिए वह पैर घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे पर रुककर उसने घड़ी दिखाते हुए अंतरा से कहा कि एग्जीबिशन शुरू होने में अभी भी 10 मिनट्स बची हैं। अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना है तो बदल सकती हो। तुम्हारी वजह से मेरा शो रुक नहीं जाएगा। इतना बोलकर ऋषभ बाहर चला गया। विक्रांत थोड़ी देर के लिए अंतरा को देखते हुए अपनी जगह पर रुका और फिर वह भी ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। दोनों भाई के जाते ही विनोद शर्मा अंतरा के पास आया और उसे कहा कि तुम तो कमाल हो अंतरा, मैंने पहली बार किसी को ऋषभ मलिक को झुकाते हुए देखा है। अंतरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करती रही। उसने अपना मेकअप कर लिया था, लेकिन हेयर स्टाइल करने का उसके पास वक्त नहीं था। उसने जो स्टाइल जल्दी हो सके वह बना ली। अंतरा को एक सिल्वर हेल्टेड ड्रेस और 15 सेंटीमीटर के हाई हील्स दिए गए। उसने तुरंत अपना कॉस्ट्यूम पहना और हील्स पहनकर ड्रेसिंग रूम की दीवार पकड़कर चलने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उसने मिस्टर सैडो के एहसानों का बदला चुकाने की ठान ली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके दो मामा के बाद अगर किसी ने उसे प्यार किया था और उसका ख्याल रखा था तो वह मिस्टर शैडो था। अंतरा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे वह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए अगर उन्होंने उसे स्टेज पर जाने के लिए कहा था तो वह जाएगी। अंतरा चल रही थी और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा। वह गिरने ही वाली थी कि शर्मा ने उसे पकड़ लिया। शर्मा ने अंतरा को वापस खड़ा किया और पूछा कि क्या तुमने पहले कभी हील्स नहीं पहने? जवाब में अंतरा ने ना में अपना सर हिलाया। दरअसल अंतरा ने आज पहली बार हील्स पहनी थी। शर्मा ने अंतरा से कहा कि एक काम करते हैं, मैं स्टेज पर तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचने में मदद करता हूँ। उसके बाद जब शो शुरू होगा तब तुम कम से कम हिलना पड़े वैसी पोज बदलना, ठीक है? यह सुनकर अंतरा ने ओके कहा। अंतरा को एग्जीबिशन हॉल के बीचों बीच एक बूथ पर खड़ा किया गया था। उसके पास में जो गाड़ी खड़ी थी वह ऑल ब्लैक कन्वर्टिबल कार थी। यह गाड़ी बेशक शानदार और प्रभावशाली दिख रही थी। अंतरा को गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वह गाड़ी देखकर अंतरा यह तो पक्के से कह सकती थी कि ऐसी गाड़ी खरीदना किसी आम आदमी की औकात के बाहर था। अंतरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई, लेकिन वह थोड़ा सा भी अपना पैर हिलाती थी तो इतनी हाई हील्स की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा था। अंतरा बूथ का सहारा लेकर खड़ी हो गई। शो बस शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ लगभग सारे गेस्ट आ चुके थे।
एक दो ग्रुप एंट्रेंस से अंदर आ रहे थे। उसमें एक ग्रुप में रुद्र आहूजा भी था। शो के होस्ट ने प्रस्तावना शुरू की और सारे गेस्ट्स को वेलकम किया। उसके बाद कुछ देर तक अलग अलग लोगों की स्पीचेस चली और फिर आखिर में सारी लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड्स बाद स्टेज के बीच वाले हिस्से में गोलाकार में स्पॉटलाइट चमकी। सबकी नजरें उस शानदार कार और उसके पास खड़ी सुंदर मॉडल पर जम गई। सबको लगा कि इतनी खूबसूरत मॉडल उन्होंने शायद कभी नहीं देखी थी। उस गाड़ी की तारीफ में होस्ट ने कहा कि सबसे पहले पेश है आज के शो का बादशाह। इस कार का रूप चुस्त और सुडौल है। यह ताकत और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ मेल है। मिस्टर ऋषभ मलिक ने पूरे 3 सालों तक खुद को इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग पर काम करने में समर्पण किया है। जिस गाड़ी की होस्ट बात कर रहा था, उस गाड़ी के पास और कोई नहीं बल्कि अंतरा खड़ी थी। स्पॉटलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि अंतरा को स्टेज के नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे उसके आसपास बस सफेद रोशनी दिख रही थी। अंतरा खुद का बैलेंस संभालने के लिए जूझ रही थी, लेकिन अंतरा को ख्याल आया कि एक तरह से अच्छी ही है कि वह ऑडियंस को देख नहीं पा रही है, वरना वह जो इतनी देर से खड़ी थी वह भी नहीं रह पाती और तुरंत घबरा कर वहां से भागकर छिप जाती। अंतरा ने जो ड्रेस पहनी थी वह बहुत अद्भुत और अनोखी थी, लेकिन वह ड्रेस अंतरा के शरीर से कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी, जिससे थोड़ा अश्लील लग रहा था। ड्रेस की फिटिंग के कारण अंतरा की छाती तन गई थी और कमर ज्यादा ही कस गई थी, जिसकी वजह से उसे अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था। अंतरा को देखकर कोई भी यही कहेगा कि वह ड्रेस खास अंतरा के लिए ही बनाया गया होगा। 1 सेंटीमीटर भी कम ज्यादा नहीं। हालांकि अंतरा को वह ड्रेस अपने लिए एक टॉर्चर मशीन लग रही थी। उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द उस ड्रेस की लंबाई थी। उसकी लंबाई अंतरा की जांघों तक भी मुश्किल से थी। अगर वो अपना पैर घुटनों से हल्का सा भी मोड़ती तो उसके शरीर का प्राइवेट पार्ट दिखने लगता। अंतरा कैसे भी करके खुद को संभाल रही थी, तब अचानक से एक साथ काफी सारे कैमरा की फ्लैश लाइट्स उस पर बरस पड़ी। अंतरा ने खुद को मानसिक तौर पर तैयार किया कि यह सब तो होना ही था। वह एक के बाद एक पोज बदलने लगी, लेकिन अंतरा ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि पोज बदलते वक्त उसके शरीर का सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिले, और वह भी बहुत थोड़ा सा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जू में बंद जानवर है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। प्रेस और मीडिया का काम फोटोज लेना था और उसका काम देना। इस मॉडल का फिगर तो देखो। ऑडियंस में बैठे एक बिजनेसमैन आनंद चोपड़ा ने अंतरा को देखकर अपने ग्रुप के बाकी बिजनेसमैन से यह कहा, और फिर आगे अंतरा की तारीफ में कहा कि इतना परफेक्ट फिगर मैंने आज तक किसी मॉडल का नहीं देखा। उसकी पतली कमर और लंबे और कोमल पैरों को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई परी है। यह सुनकर चोपड़ा को जवाब देते हुए एक आदमी ने कहा कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो चोपड़ा साहब। आजकल औरतें अपना फिगर परफेक्ट दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं। इसके जवाब में चोपड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही इसने अपने स्तन और नितंब को किसी चीज के सहारे उभारा हो, लेकिन इसके मक्खन जैसे पैर तो असली हैं। यह सब कमी पूरी कर देंगे। इसके पैर इतने सुडौल हैं कि मैं उसके साथ खेलते हुए थकूंगा नहीं। मुझे तो यह मॉडल काफी पसंद आ गई है। लगता है इसका कांटेक्ट नंबर निकलवाना पड़ेगा। यह सुनकर उस दूसरे आदमी ने हंसते हुए पूछा कि चोपड़ा साहब, आप यहाँ पर कार्स देखने आए हो या मॉडल्स? यह सुनकर पूरा ग्रुप हंस पड़ा। इसमें कोई नई बात नहीं थी। आदमी की फितरत ही यह है कि वह हमेशा औरतों की खूबसूरती उसे बाहर से देखकर आंक लेता है। कभी औरत का दिल कैसा है
यह समझने के लिए उसकी गहराई में नहीं उतरता। और खासकर इस इवेंट में आए हुए लोग ऐसे ही थे। वह सब बड़े बिजनेसमैन थे या तो बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे, इसलिए उन्हें इनवाइट करना ही पड़ता था। और ऐसे आदमियों के पास कभी औरतों की कमी नहीं होती थी। फिर भी इन लोगों की आंखें हर रोज एक नया चेहरा ढूंढने से थकती नहीं थी। तुम्हारा क्या कहना है रुद्र? चोपड़ा के ग्रुप के एक दूसरे आदमी ने रुद्र से यह पूछा। रुद्र कब से उन लोगों की बातें सुन रहा था। बाकी लोगों ने उस मॉडल को पहचाना नहीं था, लेकिन रुद्र पहचान गया था कि वह कौन थी। उसने अंतरा को घूरते हुए मन में बड़बड़ाया, तुमने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन अब इन जैसे कमीने आदमियों के सामने किसी वेश्या की तरह खड़ी हो। रुद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उस दूसरे आदमी ने चोपड़ा से कहा कि लो, यह भी उस मॉडल को देखने में खो गया। चोपड़ा साहब, लगता है आपका कॉम्पिटिटर आ गया है मैदान में। उसकी आवाज से रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अपने जबड़े सख्त करते हुए जवाब दिया कि औरतें बहुत क्रूर होती हैं। वह हमेशा अपनी खूबसूरती के पीछे अपना असली चेहरा छिपाती हैं। ध्यान रखना चोपड़ा साहब, औरत कभी भी धोखा दे सकती हैं। यह सुनकर चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि तो मुझे कौन सा किसी से प्यार करना है और जिंदगी साथ बितानी है। जिन औरतों के साथ हम सोते हैं उससे तो यह कई गुना बेहतर है। थोड़ा पैसा ज्यादा मांगेगी तो देने में क्या हर्ज है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपना मेकअप उतारने के बाद भी यह खूबसूरत ही दिखेगी, क्योंकि यह नेचुरल ब्यूटी है। यह औरत पैसा वसूल माल है। यह सुनकर रुद्र ने चोपड़ा से कहा, और अगर वह पहले से शादीशुदा रही तो? जवाब में चोपड़ा ने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उसका पति मुझसे तो बड़ा आदमी तो होगा नहीं, तो वह डाइवोर्स ले लेगी। और वैसे भी औरतों में इतनी तो अकल होती है कि उन्हें हमेशा पावरफुल और अमीर इंसान को चुनना चाहिए। यह सुनकर रुद्र आग बबूला हो गया। उस दूसरे आदमी ने चोपड़ा से पूछा, और आपके पास ऐसा कौन सा पावर है चोपड़ा साहब? इसके जवाब में चोपड़ा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि देखो, हम सब यहाँ आदमी हैं, इसलिए अगर मैंने अपने उस पावर के बारे में बताया तो तुम सबको बुरा लग जाएगा। चोपड़ा के यह बोलते ही रुद्र के अलावा पूरा ग्रुप ठहाके लगाकर हंस पड़ा। रुद्र को ऐसा लगा कि अगर वह एक और बात सुनेगा तो उसके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। रुद्र वहां से निकलने के लिए खड़ा हो गया। उसके उठते ही उसके पास बैठे आदमी ने पूछा, अरे कहाँ चले? जवाब में रुद्र ने सिर्फ इतना कहा कि स्मोक करके आता हूँ। यह बोलकर वह निकल गया। बाहर निकलते ही रुद्र ने एक सिगरेट जलाई और एक लंबा कश खींचा। रुद्र कुछ दिनों पहले तक रेगुलर स्मोक नहीं करता था, लेकिन हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वह काफ़ी अपसेट हो गया था। और उसने महसूस किया था कि स्मोकिंग उसे शांत करता है। उसने एक बार ट्राई करने के लिए सिगरेट पी थी और फिर उसके बाद कभी बंद ही नहीं कर पाया। उसकी ज़िंदगी में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे ख्याल आए। शुरू शुरू में उसकी माँ और गायत्री की बनती थी, लेकिन जब से वह टॉयलेट साफ करने वाली घटना हुई थी तब से दोनों एक दूसरे को काटने दौड़ती थी। दोनों हमेशा उसे एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करती रहती थी, और अगर वह एक को शांत करने की कोशिश करता तो दूसरी को बुरा लग जाता कि तुमने उसकी तरफदारी क्यों की। रुद्र दोनों से इतना परेशान हो गया था कि वह आधी आधी रात तक ऑफिस में काम करता रहता और सुबह भी घर से जल्दी निकल जाता, ताकि गायत्री और उसकी माँ दोनों का एक साथ सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही उसे गायत्री के बारे में ख्याल आया। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे गायत्री का मिजाज भी खराब होता जा रहा था। अब वह पहले जितनी सुशील और समझदार नहीं रही थी, जैसा कि रुद्र उसे जानता था, और उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था। रुद्र को गायत्री का चेहरा याद आते ही सिगरेट का धुआं गले में अटक गया और उसे खांसी आ गई। रुद्र याच पार्टी की वह शाम कभी नहीं भूल सकता था, जब इत्तेफाक से गायत्री के चेहरे पर पोता हुआ मेकअप
एक जगह से उतर गया था और रुद्र ने गायत्री का भयानक और असली रूप देख लिया था। इसके बाद से जब वह दोनों फिजिकल होते थे तब भी रुद्र को गायत्री का असली चेहरा याद आ जाता था और उसका आगे कुछ करने से मन उठ जाता था। और पिछली कुछ रातों से तो उसे हर रोज सपने में अंतरा दिखती थी, सफेद ड्रेस पहने, कभी समंदर की ठंडी हवा का मजा लेते तो कभी अपने घर में वही सफेद ड्रेस पहने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते। लेकिन अभी एग्जीबिशन में अंतरा कुछ अलग ही दिख रही थी। उसका मेकअप, उसके कपड़े, सब कुछ शर्मनाक था। फिर भी वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि हर एक आदमी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। आनंद चोपड़ा जैसा आदमी जिसने अनगिनत औरतों के साथ वक्त बिताया था, वह भी अंतरा को देखकर अपने घुटनों पर आ गया था। सिर्फ अंतरा के पैर मिल जाए तो उसे भी वह चूमने के लिए मचल रहा था। यह सब सोचते हुए रुद्र को ख्याल आया कि उसे जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अंदर सिर्फ आनंद चोपड़ा अकेला ऐसा नहीं था जो भूखे भेड़िए की तरह अंतरा को ताक रहा होगा। रुद्र को मन किया कि वह अंतरा को स्टेज से खींचकर नीचे उतारे और उसे कहीं ले जाकर उसे हमेशा के लिए कहीं छिपा दे। आखिरकार रुद्र ने बची हुई सिगरेट जमीन पर फेंकी और अपने जूतों से मसलकर बुझा दिया। सिगरेट तो बुझ गई, लेकिन स्मोकिंग करने के बाद भी रुद्र के अंदर की आग शांत नहीं हुई थी। उसके बाद रुद्र उतावले कदमों से अंदर की तरफ गया। दूसरी तरफ अंतरा अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वह सबके सामने गिर ना जाए। वह लगभग पिछले 2 घंटे से लगातार एक ही जगह पर खड़ी थी। अंतरा को ऐसा लग रहा था कि अगर शो जल्दी खत्म नहीं हुआ तो उसने पहने हील्स आज उसकी जान ले लेंगे। शो का होस्ट गाड़ियों की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था और अंतरा उसे कोसे जा रही थी। कुछ देर बाद वही हुआ जो अंतरा नहीं चाहती थी। उसका बैलेंस बिगड़ा। उसके बाद जैसे सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। अंतरा जमीन को अपने तरफ आता देख रही थी। उसे ऑडियंस की उसके लिए भयभीत चीखें सुनाई दी। अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस अपने गिरने का इंतजार करने लगी। आखिर वह गिरी, पर उसे कोई चोट नहीं आई। अंतरा को अपने नीचे सख्त जमीन महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह जमीन पर नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। अंतरा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर स्टेज की लाइट इतनी तेज थी कि वह अपनी आंखें खोल नहीं पाई। तो चेहरा देखने का तो सवाल ही नहीं था। वह हाथ अंतरा के जाने पहचाने थे। उस आदमी ने अंतरा को अपने आगोश में ले लिया। अंतरा उसे पहचान गई थी। अंतरा ने धीरे से कहा, मिस्टर शैडो। जवाब में मिस्टर शैडो ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हाँ अंतरा, घबराओ मत। यह सुनते ही अंतरा ने मिस्टर शैडो के कंधे पकड़ लिए और कहा कि मिस्टर शैडो, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने अंतरा के हील्स उतार दिए और अपने शूट का जैकेट उतार कर अंतरा के पतले शरीर पर ओढ़ा दिया। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा के शरीर को उठा लिया और कहा कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इतना कहने के बाद उसने अंतरा से आगे कहा कि मैंने मास्क नहीं पहना, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद रखना। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अंतरा को एहसास हुआ कि वह स्टेडियम के बाहर पहुंच गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि मिस्टर शैडो इतने सारे लोगों के सामने से उसे कैसे और कौन से रास्ते से बाहर लेकर आए थे। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को एक गाड़ी की पैसेंजर सीट में धीरे से बिठाया। अंतरा को गाड़ी की ऊंची चेसिस महसूस हुई। उसे इसलिए उसे लगा कि वह गाड़ी कोई एसयूवी होनी चाहिए। मिस्टर शैडो ने अंतरा को ठीक से बिठाया और उसकी पतली कमर के पीछे से अपने मजबूत हाथ बाहर निकाले। अंतरा ने बंद आंखों के साथ अपना सर फेरते हुए कहा, मिस्टर शैडो। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि हाँ, मैं यही हूँ। मिस्टर शैडो की गर्म सांसें अंतरा के कानों से टकराई। उसने आगे कहा कि क्या तुम्हारे पैर अभी भी दर्द कर रहे हैं? अंतरा ने
हाँ में अपना सर हिलाया और फिर पूछा कि क्या आज आप अपना मास्क लाना भूल गए? इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि हाँ, क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखने का मन कर रहा है? अंतरा को तो पता था कि वह विक्रांत ग्रोवर ही है, लेकिन फिर भी वह एक बार उसकी आंखों से देखकर पक्का करना चाहती थी। अंतरा ने अपनी आंखें खोलने से उसने खुद को कैसे रोका था, यह सिर्फ वही जानती थी। उसने मिस्टर सैडो से पूछा, क्या ऐसा करने से आपके बचे हुए काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जवाब में मिस्टर सैडो ने अंतरा की बंद आंखों को चूमा और कहा कि हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अगर तुमसे रहा नहीं जा रहा हो तो मैं। मिस्टर सैडो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा कि फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहने के बाद उसने आगे कहा कि मैं उस दिन तक इंतज़ार करूंगी जब आप खुद से मास्क निकाल कर अपना चेहरा मुझे दिखाएंगे। यह सुनकर मिस्टर सैडो के चेहरे पर प्यार और मायूसी वाली मुस्कान आ गई। अंतरा ने आगे कहा कि मुझे स्टेज पर जाने के लिए बहुत डर लग रहा था, लेकिन आपने मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने हिम्मत की। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने अंतरा की चिबुक पर अपनी उंगली रखकर उसका सर ऊपर उठाया और उसके होठों को चूम लिया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। इतना कहने के बाद अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर सैडो ने उसे फिर से उठा लिया है। अचानक ऐसा होने की वजह से अंतरा की आंखें खुल जाने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अपना सर मिस्टर सैडो के गले के पास रख दिया, ताकि अगर उसकी आंखें गलती से भी खुल जाएं, तो उसे मिस्टर सैडो का चेहरा ना दिखे। मिस्टर सैडो ने अंतरा को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रखा और फिर घूमकर दूसरी तरफ से आया और गाड़ी में बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपनी गोद में खींचा और उसके पैर अपने हाथों में लेकर उसको मसाज करने लगा। मिस्टर सैडो ने कहा कि ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा, थोड़ी सूजन लग रही है, उसे हमें जल्द से जल्द ठीक करना होगा। यह सुनकर अंतरा मिस्टर सैडो के आलिंगन में डूब गई और एक गहरी सांस ली। तब उसे हल्की सी स्मेल आई और उसने मिस्टर सैडो से पूछा कि आप स्मोक करके आए हैं? मैंने तो पहले कभी आपको स्मोक करते नहीं देखा। इसके जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि वैसे तो मैं स्मोकिंग करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा मूड खराब होता है तब सिर्फ स्ट्रेस को दूर करने के लिए कभी कभार स्मोक कर लेता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने बंद आंखों से ही मिस्टर सैडो की तरफ अपना सर घुमाया और कहा कि स्ट्रेस चाहे कितना भी हो, सिगरेट से तो कम ही नुकसान करता है, इसलिए आपको स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। इसका जवाब देते हुए मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपने नज़दीक खींचते हुए कहा कि ओके, मैं वादा करता हूँ कि मैं स्मोकिंग बंद कर दूंगा। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराया। मिस्टर सैडो ने आगे कहा कि वैसे भी अगर हमें बच्चा करना है तो मुझे स्मोकिंग बंद करना ही पड़ेगा। अंतरा ने यह सुना, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों का दर्द कम हो गया था और उसने कहा, मुझे नीचे उतार दीजिए। अंतरा को अचानक कुछ याद आया और उसने आगे कहा कि मुझे वापस अंदर जाना पड़ेगा, मेरे कपड़े जूते सब ड्रेसिंग रूम में पड़ा है। जवाब में मिस्टर सैडो ने कहा कि नहीं, अभी हम घर चलते हैं, मैं किसी को भेजकर तुम्हारा सारा सामान मंगवा लूँगा। यह कहकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपने से दूर किया और फिर आगे ड्राइवर सीट पर जाकर गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर बाद वह दोनों होटल सहारा पहुंच गए थे। रूम में आकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को सोफे पर धीरे से रखा और कहा कि मैं अभी आया। कुछ ही सेकंड्स में मिस्टर सैडो वापस आया और उसने कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। अंतरा ने उसकी बात मानते हुए आंखें खोली। वैसे भी अंतरा बचपन से ही आज्ञाकारी थी और अब तक उसके यह गुण में कोई बदलाव नहीं आया था। अंतरा ने देखा कि मिस्टर सैडो ने मास्क पहन लिया था। अंतरा उठे उसके पहले मिस्टर सैडो ने अपने दोनों हाथ अंतरा की कमर के दोनों तरफ रखकर उसे वहीं पर अटका दिया
और पूछा कि अब मुझे यह बताओ कि क्या ऋषभ मलिक तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान हो गई और उसने जवाब देते हुए कहा कि मुझे तो नहीं लगता। हम दोनों की आज तीसरी मुलाकात थी। अंतरा के जवाब से नापसंदगी जताते हुए मिस्टर शैडो ने कहा कि हर आदमी की यह फितरत होती है। जब दूसरे आदमी उसकी प्रेमिका के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके स्वभाव में अपने आप जलन पैदा हो जाती है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि तो आप यह कहना चाहते हो कि आपको ऋषभ मलिक से जलन हो रही है। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि मुझे इतनी जलन हो रही है कि मुझे डर है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। यह कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा का सर पीछे से पकड़कर अपनी तरफ उठाया और आगे कहा कि मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ जो अपनी औरत की कोख में अपना बीज छोड़कर अपनी मालिकियत की मोहर लगाना चाहता है। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि लेकिन आप और ऋषभ तो। इतना बोलकर अंतरा ने अपने मन में ही कहा कि भाई हो, हालात चाहे जैसे भी हो, विक्रांत और ऋषभ दोनों भाई हैं। इस बात से अंतरा को अपराध भाव हो रहा था। मिस्टर सैडो ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई। अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद को हमेशा ऋषभ मलिक से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, इसलिए इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा और ऋषभ मलिक का सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। अंतरा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि मिस्टर सैडो ने अचानक अंतरा के होठों पर खुद के होठ रख दिए और कहा कि मुझे बस यह गारंटी दो कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा तुम्हारी कोख में पलेगा। अगले दिन सुबह अंतरा की एड़ियों को जांचते हुए तन्वी ने कहा कि अंतरा रानी, तू कुछ ज्यादा ही नाजुक है, इसलिए तुझे दर्द हो रहा है। और यह देख, तेरी एंकल तो मेरी कलाई जितनी पतली है, इसमें कहाँ सूजन दिख रही है, बता जरा। यह सुनकर अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर सैडो के हाथों में तो जादू है। उन्होंने आज सुबह भी निकलने से पहले उसे मसाज दिया था और जाने से पहले उसे सूजन वाले हिस्से को गर्म टॉवल से सेकने की सलाह दी थी। तन्वी ने अंतरा से पूछा, और तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें मसाज भी दिया था। इतना कहने के बाद तन्वी ने मजाक करते हुए कहा कि पता कर लेना कहीं उसका कोई सपा तो नहीं है जो इतना अच्छा मसाज देना आता है उसको। इसके जवाब में अंतरा ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तो वही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। सिर्फ ऋषभ मलिक अलग हैं क्योंकि उसे कार डिजाइन करनी पसंद है। यह सुनकर तन्वी ने चकित होते हुए कहा कि मतलब विक्रांत ग्रोवर ही सच में मिस्टर सैडो हैं। यह बोलकर तन्वी अंतरा के नजदीक जाकर बैठ गई और विक्रांत का मूल्यांकन करते हुए कहा कि मैंने पता किया है, सबका यही कहना है कि विक्रांत ग्रोवर अच्छा और ईमानदार आदमी है। अब समझ आ रहा है कि क्या हुआ होगा। देख, विक्रांत ग्रोवर हमेशा मॉडल्स और सेलिब्रिटीज से घिरा रहता होगा और एक दिन तंग आकर एक नेक दिल की औरत की तलाश में निकला होगा और उसे तू मिल गई होगी। यह सुनकर अंतरा जोर से हंस पड़ी और उसने कहा कि मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ करोगी। जवाब में तन्वी ने कहा कि हर बार एक ही बात बोलूंगी तो तू बोर हो जाएगी ना। उसके बाद तन्वी को अचानक कुछ याद आया और उसने उत्साहित होते हुए अंतरा से कहा कि अरे तुझे पता चला, रुद्र ने उस चुड़ैल गायत्री को बहुत सारे लोगों के सामने झाड़ दिया। बिजनेस सर्कल में कल से इसकी बातें हो रही हैं। उस दिन याच पार्टी में जो पोल खुली थी, उसके बाद तो तुम्हारी प्यारी बहन को शर्म नहीं आई थी। इस बार देखते हैं क्या होता है। इतना कहने के बाद तन्वी ने क्या क्या हुआ था यह पूरी कहानी सुनाई। तन्वी ने अंतरा को बताया कि जब इवेंट चल रहा था तब रुद्र ड्रेसिंग रूम के पास चला गया था और मॉडल्स के वापस आने का इंतजार कर रहा था। सब कह रहे हैं कि वह किसी एक मॉडल से मिलना चाहता था। लगता है गायत्री के अलावा किसी और के साथ भी उसका चक्कर है। तन्वी ने अंतरा से शरारती लहजे में कहा कि बेचारी अबला, बेचारी अबला नारी, गायत्री के साथ तो अन्याय हो रहा है। अभी तो उसकी रुद्र से शादी भी नहीं हुई और उसके पहले ही उसकी जगह लेने वाली कोई और आ गई। यह कहने के बाद
तन्वी ने हंसते हुए कहा कि और सबसे बेस्ट तो यह है कि वह एक मॉडल हैं, इसलिए डेफिनेटली वह उस चुड़ैल गायत्री से खूबसूरत भी होंगी और सेक्सी भी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने कुकर्मों की सजा इतनी जल्दी मिलेगी। हालांकि उसकी क्या हालत होगी यह देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। तन्वी की बातें सुनकर अंतरा सोचने लगी। उसे ख्याल आया कि अच्छा हुआ कि पिछले दिन मिस्टर शैडो उसे वेन्यू से सीधा बाहर लेकर गए। अगर वह अपने कपड़े बदलने ड्रेसिंग रूम में गई होती तो और उसने रुद्र को किसी और औरत के साथ इंटीमेट होते देख लिया होता तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती। तन्वी ने अंतरा से पूछा, रुद्र का एक और अफेयर शुरू हो गया है यह जानकर तुझे तकलीफ नहीं हुई? इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब उन लोगों के बारे में सुनकर मुझे कुछ फील ही नहीं होता। यह सुनकर तन्वी ने ताली बजाते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि तू उस गधे को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। मैंने बोला था कि तुझे रुद्र से कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा। मैंने सही कहा था। मिस्टर शैडो बेस्ट चॉइस हैं। चाहे रंग रूप की बात हो, चाहे दौलत की बात हो, या फिर तुम्हारे प्रति समर्पित रहने की बात हो, वह हर पहलू में उस कमीने रुद्र से बेहतर है। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर अंतरा को कुछ ख्याल आते ही उसने तन्वी से पूछा कि क्या कश्यप अंकल विक्रांत ग्रोवर के साथ बिजनेस करते हैं? जवाब में तन्वी ने कहा कि पक्का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उस जमीन के बारे में मैंने तुझे बताया था ना, जो मेरे पापा की कंपनी को चाहिए थी और उसकी डील नहीं हो पा रही थी। वह जमीन पापा ने विक्रांत ग्रोवर से ही खरीदी थी और उसकी डील वाली बात तो तुझे बताना भूल ही गई थी। तो उस डील की कहानी सुनेगी तो तेरे होश उड़ जाएंगे। उसके बाद तन्वी अंतरा को कुछ बताने लगी। तन्वी की बात सुनकर अंतरा की आंखें फटी रह गई। तन्वी ने अंतरा से कहा कि पापा बता रहे थे कि वह जमीन उन्होंने विक्रांत ग्रोवर से खरीदी थी और विक्रांत ने बिना किसी नेगोशिएशन के सीधा आधे दाम में वह जमीन पापा को दे दी थी। यह बोलकर तन्वी ने आगे बताया कि उसके बाद पापा बता रहे थे कि उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो उन्हें पता चला कि विक्रांत ग्रोवर ने उस सौदे में 300 करोड़ का लॉस किया था। कैन यू इमेजिन? 300 करोड़! यह सुनकर अंतरा की आंखें फटी रह गई। तन्वी ने आगे कहा कि और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? जब विक्रांत ग्रोवर ने खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया तो मेरे पापा को लगा कि शायद विक्रांत मुझ में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वह मेरे पीछे पड़ गए थे। यह सुनकर अंतरा ने दबी हुई हंसी के साथ पूछा कि फिर तूने क्या कहा? जवाब में तन्वी ने बोला कि अब तुझे मिस्टर शैडो की आइडेंटिटी को छुपाना था तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने पापा से कहा कि विक्रांत तो मेरे बड़े भाई जैसा है और वह भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। तन्वी ने आगे कहा कि तेरे लिए मुझे एक और भाई बनाना पड़ा। जवाब में अंतरा ने कहा कि थैंक यू तन्वी। यह सुनकर तन्वी ने चिढ़ते हुए कहा कि फिर थैंक यू? अरे तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं कि मुझे थैंक यू मत बोला कर। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, आगे से तेरा गला काट दूंगी। तन्वी ने धमकी वाले लहजे में यह कहा और फिर तुरंत चेहरे पर बिनती के हाव भाव लाकर कहा कि लेकिन सीरियसली यार अंतरा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अंतरा ने तुरंत कहा कि तो बताना, मैं तो कब से तुझे कह रही हूँ कि जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े बता देना। मेरे बस में जो भी होगा मैं ज़रूर करूँगी। पता क्या करना है? इसके जवाब में तन्वी ने एक गहरी सांस लेकर हिचकिचाते हुए कहा कि दरअसल मुझे यह जानना था कि मुझे बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा, क्या बोला तूने? अंतरा ने तन्वी के मुंह से ऐसा सवाल सुनने की उम्मीद नहीं की थी। जवाब में तन्वी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं टॉम बॉय हूँ, इसलिए कभी कभी लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मैं स्ट्रेट हूँ। बस मुझे टिपिकल लड़कियों की तरह दिखना और पेश आना नहीं आता। इतना कहकर तन्वी खड़ी हो गई और नीचे अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि मुझे देख एक बार, तू जितनी खूबसूरत है
उससे आधी भी मैं नहीं हूँ। ना ही मेरा फिगर अच्छा है और ना ही मुझे खाना बनाना आता है। पूरा दिन सिर्फ पबजी खेलती रहती हूँ या तो सोशल मीडिया में टाइम पास करती रहती हूँ। कौन से सेलिब्रिटी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसकी फिल्में बायकॉट हो रही हैं, यह सब मुझे पता होता है। लेकिन मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है यह मुझे नहीं पता। मैं लड़कों को रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह साले मुझे अपना ब्रो समझते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज की 2 महीने की शादी में 4 महीने की प्रेगनेंसी लोगों को समझ नहीं आती, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे एक लड़का मिल जाए और मैं दिस पर्सन इज टू बी सैड इन वन गो। तन्वी आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसे रोकते हुए कहा कि बस बस, शांत हो जा, शांत हो जा। और बस इतना बता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए। मैं मिस्टर सैडो से बात करूंगी कि तुझे जैसा लड़का चाहिए वैसा अगर उनके ध्यान में हो तो तेरी पहचान कराए। अंतरा की बात सुनकर तन्वी कूद पड़ी और अंतरा के गले लगते हुए कहा कि तू अवेसम है यार। फिर आगे कहा कि अरे, तेरे पास से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऊपर से तू सॉफ्ट और भरी भरी सी है। लगता है इसलिए मिस्टर शैडो तेरे पीछे पागल हैं। यह सुनते ही अंतरा हंस पड़ी और कहा कि कुछ भी बोल रही है, यह तो बस शावर जेल की खुशबू है। अगर तुझे यूज करना है तो ब्रांड बताती हूँ। इसके जवाब में तन्वी ने कहा कि टॉपिक चेंज मत कर, मुझे सिर्फ लड़कों के बारे में बात करनी है। यह कहते हुए तन्वी थोड़ा शर्मा गई। अंतरा ने शायद पहली बार अपनी इस टॉमबॉइश दोस्त को लड़की की तरह बर्ताव करते देखा था। तन्वी ने मुद्दे पर आते हुए अंतरा से कहा कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो हैंडसम हो और जो मेरे जंगलीपन को कंट्रोल करे। यह सुनते ही अंतरा के दिमाग में बत्ती चली। उसके हिसाब से ऐसा एक ही आदमी था, ऋषभ मलिक। तन्वी की सारी रिक्वायरमेंट में वह फिट बैठ रहा था। अंतरा ने सोचा कि ऋषभ और तन्वी अगर कपल बने तो उससे उसका तन्वी के साथ रिश्ता और घनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन फिर अंतरा को एक दूसरा ख्याल आया कि वह कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रही थी। उसने खुद को टोकते हुए कहा कि मैं क्या सोचने लगी थी। मिस्टर सैडो ने मुझसे शादी करने का कोई वादा नहीं किया है, इसलिए जो हमारे बीच तय हुआ था उससे ज्यादा उनसे मुझे कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर वह शादी के लिए मान भी जाए तो क्या उनका परिवार उन्हें एक तलाकशुदा औरत से शादी करने देगा। तन्वी ने अंतरा की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अंतरा, तूने सुना मैंने क्या कहा। यह सुनकर अंतरा अपनी गहरी सोच से बाहर आई और उसने तन्वी को जवाब देते हुए कहा कि हाँ हाँ, बात होते ही मैं तुझे बताती हूँ। जवाब में तन्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ग्रेट, अब मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है मेरे दोस्त। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उन दोनों की बातों को अंतरा के फोन की रिंग ने बीच में ही रोक दिया। तन्वी ने कहा, चलो मैं चलती हूँ। दो प्यार करने वालों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और कहा कि यह मिस्टर शैडो का कॉल नहीं है, कोई अननोन नंबर है। इतना कहकर अंतरा ने कॉल उठाया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, कल जो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया था वह तुम्हारा लवर था। यह आवाज अंतरा पहचान गई थी और उसने कहा, रुद्र। सामने से जवाब आया, हाँ। अंतरा ने अपना फोन कान से हटाकर एक बार स्क्रीन की तरफ देखा। वह नंबर उसके फोन में सेव्ड नहीं था। अंतरा ने फोन वापस कान पर लगाते हुए पूछा कि तुमने अपना नंबर बदल दिया। यह सुनकर दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा कि लगता है तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारा नंबर कैसे डिलीट कर दूंगी। और यह सब फिजूल बातें सोचने में वक्त गंवाने से अच्छा है कि तुम डाइवोर्स प्रोसीजर पूरी कर लो। यह सुनकर रुद्र ने कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम उस आदमी के साथ गई थी या नहीं। इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि तुम हर बार मुझे यही सवाल पूछते हो और हर बार मैं यही जवाब देती हूँ कि हम अलग हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे यह सब पूछने का कोई हक नहीं। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। यह सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हम अलग जरूर हुए हैं,
लेकिन अभी तक डाइवोर्स पेपर साइन नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हें सवाल पूछने का पूरा हक है। जवाब में अंतरा ने कहा कि वही तो कह रही हूँ कि प्रोसीजर पूरी करके मामला खत्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी मैंने तो पेपर साइन कर ही दिए हैं और यह भी कबूल कर लिया है कि मुझे आहूजा खानदान से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, इसलिए डाइवोर्स भी आसानी से मिल जाएंगे और फिर तुम अपनी गायत्री से शादी कर लेना। यह सुनकर रुद्र ने कहा कि क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए इतनी बेसब्र हो गई हो? जवाब में अंतरा ने कहा कि बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। यह सुनकर रुद्र के अंदर आग लग गई और उसने पूछा कि इतना भी क्या बुरा बर्ताव किया था तुम्हारे साथ, और ऐसा क्या है उस आदमी में जो तुम इतनी बदल गई हो? अंतरा ने कहा कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। यह सुनकर रुद्र को और गुस्सा आ गया और उसने कहा कि जो भी हो, लेकिन घटिया कपड़े पहनकर पैसों के लिए लोगों को तुम अपना शरीर दिखाओ, यह मुझे मंजूर नहीं। रुद्र के यह बोलने से अंतरा को समझ में आया कि उसके गुस्से की असली वजह यह थी। तन्वी ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रुद्र एग्जीबिशन में मौजूद था। अगर उसे कोई पहचान सकता था तो वह था रुद्र। अंतरा ने रुद्र से कहा कि मैंने आहूजा निवास में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के हिसाब से जीकर अपना बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और अब तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है मिस्टर रुद्र आहूजा। जवाब में रुद्र ने कहा कि मतलब तुम किसी वेश्या की तरह दिखो और लोग तुम्हारे फोटो खींचे, उससे तुमने कोई दिक्कत नहीं है? इतनी अश्लील हो गई हो तुम अंतरा। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई और उसने रुद्र को ताना मारते हुए कहा कि अश्लील? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं अश्लील हो गई हूँ, क्योंकि मैं गायत्री जितनी सुशील और संस्कारी नहीं हूं ना, और ना ही मुझे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता है। इसलिए कह रही हूँ कि जल्द से जल्द मुझे डाइवोर्स दे दो, ताकि तुम्हें मेरे जैसी अश्लील पत्नी की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। एक काम करते हैं, आज दोपहर को ही फैमिली कोर्ट चलते हैं और किस्सा खत्म करते हैं, ताकि आगे चलकर मेरे किसी कांड की वजह से तुम्हारा नाम खराब ना हो। यह सब सुनकर कुछ देर के लिए रुद्र की बोलती बंद हो गई थी। अंतरा को जवाब देने के लिए वह शब्द ढूंढने लगा। कुछ सेकंड्स बाद रुद्र ने अंतरा से कहा कि क्या आज तुमने नाश्ते में सिर्फ मिर्ची खाई थी जो इतना तीखा बोल रही हो, या फिर तुम्हारा वह सीधा साधा और आज्ञाकारी रूप सिर्फ एक दिखावा था? इसके जवाब में अंतरा ने कहा कि दिखावा तो नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं जंग भी लड़ सकती हूँ, जो उस दिन तुमने हॉस्पिटल में देख ही लिया होगा। अगर उस दिन तुमने गायत्री को बचाया नहीं होता तो उस कमीनी को मैं जान से मार देती। रुद्र ने अंतरा से कहा कि मैं उस दिन गायत्री को बचा नहीं रहा था। गायत्री का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। इसके जवाब में अंतरा ने तुरंत कहा कि नहीं थैंक यू, मुझे तुम दोनों के बारे में कुछ भी सुनने समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज दोपहर को 12 बजे फैमिली कोर्ट पहुंच जाऊंगी। अगर तुम खुद को मर्द समझते हो तो तुम भी वक्त पर पहुंच जाना और डाइवोर्स पेपर साइन कर देना। आई होप कि तुम मुझे अपनी मर्दानगी पर शक करने के लिए मजबूर नहीं करोगे। इतना बोलकर अंतरा ने रुद्र को कोई जवाब देने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। इसके बाद अंतरा ने एक गहरी सांस ली। काफी लंबे समय बाद उसने इस तरह से अपना गुस्सा निकाला था। उसे ऐसा करके काफी अच्छा लग रहा था। अंतरा को अब फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे झगड़ालू औरत कहा जाए या कुछ और। तन्वी ने ताली बजाई और अंतरा की तारीफ करते हुए कहा कि वेल डन वेल डन, ऐसे कमीने लोगों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। रुद्र को शायद ऐसा लगता है कि हर लड़की उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। यह सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि किसी को इस तरह से डांटते वक्त स्ट्रेस लगता है, लेकिन उसके बाद काफी शांति मिलती है। अंतरा को काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रुद्र का हाल कुछ उल्टा ही था। अंतरा की बात खत्म होते ही रुद्र उसे कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन अंतरा ने फोन काट दिया था और उसका मुंह खुला ही रह गया था।
रुद्र ने कान से फोन हटाकर ब्लैंक स्क्रीन देखी। कुछ देर वह सोचता रहा और फिर गुस्से से उसने अपना फोन पटक दिया और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। तब उसे आवाज सुनाई दी, रुद्र। गायत्री वहां पर चाय का कप लेकर खड़ी थी। गायत्री वहां रुद्र को शांत करने आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि रुद्र कुछ ऐसा करने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रुद्र ने उसकी आवाज सुनने के बाद भी उसकी तरफ नहीं देखा। गायत्री उसके पास आकर बैठ गई और कहा कि क्या फिर से अंतरा के साथ झगड़ा हुआ? इसका भी रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। गायत्री ने चाय का कप देते हुए कहा कि यह लो, चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। गायत्री की इस बात को भी रुद्र ने नजरअंदाज किया। गायत्री अभी रुद्र के पास एक खास मकसद से आई थी। दरअसल पिछले दिन कार एग्जीबिशन में उसने जो तमाशा किया था, उसके लिए वह रुद्र को समझाकर बहलाना चाहती थी। रुद्र की खामोशी ने उसे हिम्मत दी। गायत्री ने कहा, रुद्र, मैं जानती हूँ कि मैंने कल जो किया वह बहुत गलत किया, लेकिन मैं क्या करती? जब मुझे पता चला कि कोई औरत तुम्हें लुभाना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में किसी ने खंजर भोंक दिया हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए किसी दूसरी औरत को तुम्हारे पास मंडराते नहीं देख सकती। मैं मानती हूँ कि अचानक से एग्जीबिशन में आकर तुमसे सवाल करना मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कभी कभी आवेश में आ जाती हूँ। क्या तुम मेरी इस गलती को माफ़ नहीं करोगे? यह सुनकर रुद्र ने अपने दोनों हाथों पर रखा हुआ सर उठाया और गायत्री की तरफ देखते हुए कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसलिए नहीं चाहती कि दूसरी कोई औरत मेरे नज़दीक आए। रुद्र ने गायत्री की बात दोहराई। उसका लहजा एकदम रूखा था। जवाब में गायत्री ने कहा कि यह तो जाहिर सी बात है। यह कहने के बाद गायत्री ने चाय का कप साइड टेबल पर रखकर रुद्र का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि औरतें भी पॉजेसिव होती हैं। यह कहने के बाद गायत्री ने नखरा करते हुए कहा कि मुझे पता है तुम मेरे हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे बेशर्म औरतों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम इतने हैंडसम और स्मार्ट हो कि कोई भी औरत तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। बस इसी बात की मुझे फिक्र रहती है। यह सुनकर रुद्र ने अंतरा को धक्का दिया और खड़ा हो गया। रुद्र ने गायत्री को घूरते हुए कहा कि गायत्री, तुम यह मत भूलो कि तुम भी कभी वैसी ही बेशर्म औरत थी जिसका तुम्हें डर है। रुद्र ने गायत्री को इतना जोर से धक्का दिया था कि वह बेड पर गिर गई थी। यह देखकर गायत्री चौंक गई और उसने कहा कि रुद्र, तुमने मुझे धक्का दिया। मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो तो वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं है? हर बार यह एक ही बात सुन सुनकर रुद्र फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन यह सच्चाई थी, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता था। रुद्र ने धीरे से कहा, सॉरी, गुस्से में थोड़ा लापरवाह हो गया था। गायत्री को रुद्र ने धक्का दिया था, इसलिए अब गायत्री को भी बहुत गुस्सा आया था। वह भूल गई थी कि वह रुद्र को मनाने के लिए यहाँ आई थी। उसने बेड से खड़े होते हुए कहा कि रुद्र, एक बात सच सच बताओगे? कल तुमने मुझे इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ इसीलिए डांटा ना क्योंकि मेरा शक सही था। बताओ, तुम्हारा उस मॉडल के साथ क्या रिश्ता है? यह सुनकर रुद्र ने अपने दांत भींचकर अपने गुस्से को दबाते हुए कहा कि मैंने तुम्हें बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फिर से गलत समझ रही हो। इसके जवाब में गायत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपना फ़ोन दिखाओ और साबित करो कि मैं गलत हूँ और तुम सही। यह सुनकर रुद्र गायत्री पर बरस पड़ा। तो तुम मेरे फ़ोन को हाथ लगाती हो? तुमने ही मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ गड़बड़ की थी, जिससे मेरा नंबर अंतरा के फ़ोन पर ब्लॉक हो गया था, है ना? इसके जवाब में गायत्री ने हिचकिचाते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। रुद्र ने उसे कहा कि मेरी माँ को तो इतने अच्छे से स्मार्टफोन यूज़ करना आता नहीं है, तो घर में और बचा कौन? यह कहते हुए रुद्र गायत्री के नज़दीक गया और उसकी रूखी आवाज़ में उसने पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने अंतरा के झूठे रिपोर्ट्स बनवाए थे?
फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का आइडिया भी तुम्हारा ही होगा, है ना? गायत्री ने रुद्र की आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने डॉक्टर को सिर्फ इसीलिए पैसे दिए थे क्योंकि वह मेरा ख्याल रखती हैं, और यह सब तो तुम्हें अंतरा ने बताया होगा ना? जवाब में रुद्र ने कहा कि हाँ, उसी ने कहा है, और वह सच कहती है कि तुम एहसान फरामोश कुतिया हो। यह सुनकर गायत्री की आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, क्या कहा तुमने? गायत्री को यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसे ऐसा कुछ कहा था। उसने आगे रुद्र से कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? रुद्र ने अपना फोन उठाया और कहा कि मुझे अभी तुमसे और कोई बात नहीं करनी। यह बोलकर वह मुड़ा और बेडरूम के दरवाजे की तरफ गया। गायत्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, रुको। यह कहते हुए गायत्री ने रुद्र को खींचा और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया रुद्र। 3 साल तक तुम्हारी रखैल बनकर रही और अब तुम मुझे उसका यह बदला दे रहे हो। गायत्री ने गुस्से से रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए रुद्र उसे पीछा छुड़ाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि गायत्री, अभी हम दोनों ही गुस्से में हैं, अभी मुझे जाने दो। जब हम दोनों का दिमाग शांत होगा तब बात करेंगे। यह सुनकर गायत्री ने रुद्र से कहा कि नहीं, मुझे अभी सारी बातें क्लियर करनी है। गायत्री रुद्र को बेड की तरफ खींच कर लेकर गई। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे गायत्री। रुद्र ने यह कहा, लेकिन गायत्री ने उसे नजरअंदाज करते हुए बेड पर धक्का दिया और फिर रुद्र के होठों पर किस करने लगी और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें किसी मॉडल के पास जाना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो फिक्र मत करो। डॉक्टर ने कहा है कि अब प्रेगनेंसी का जोखिम वाला स्टेज पार हो चुका है, इसलिए हम फिर से अपनी रात रंगीन बना सकते हैं। रुद्र ने गायत्री की किस को टालने के लिए अपना मुंह फेर लिया और कहा कि उठ जाओ गायत्री, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। जवाब में गायत्री ने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रख रही हूँ। एक बात समझ लो रुद्र, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं ही मिसेस रुद्र आहूजा बनूंगी, इसलिए तुम्हारी सेक्स की जरूरत भी सिर्फ मैं ही पूरी करूंगी। यह कहते हुए गायत्री की उंगलियां रुद्र के शर्ट के बटन्स जल्दी से ढूंढते हुए खोलने लगी। रुद्र ने गायत्री की तरफ ध्यान से देखा। उसे समझ आ गया था कि गायत्री यह सब करने के लिए पहले से सोच कर आई थी। उसने कपड़े भी वैसे पहन रखे थे और मेकअप भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी रुद्र को कुछ करने का मन नहीं किया। उसने गायत्री को अपने ऊपर से हटाया और बैठकर अपने शर्ट के बटन बंद करने लगा और कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा किसी और औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो और बच्चे को सुरक्षित पैदा करो। यह सुनकर गायत्री ने तेज नजर से रुद्र को देखा और पूछा, और एक बार बच्चा पैदा हो गया फिर तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? जवाब में रुद्र ने एक गहरी सांस ली और गायत्री को सच बताने का फैसला किया और उसे कहा कि मैं डाइवोर्स नहीं लेने वाला हूँ। यह सुनकर गायत्री की हल्की चीख निकल गई। क्या? रुद्र ने कड़ी आवाज में दोहराया। मैंने कहा कि मैं अंतरा को डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र ने आगे कहा कि मैं उसे अपने पास वापस बुलाने वाला हूँ और तुम्हें बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और अंतरा बच्चे को अपने पास रख लेंगे। अंतरा बहुत दयालु है, वह बहुत अच्छी माँ साबित होंगी। यह सुनते ही गायत्री बेड पर गिरकर बैठ गई और उसने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह तुम्हारी कोई चाल थी कि पहले तुम अंतरा से अलग हो जाओ और मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में पालूं और फिर बच्चा पैदा होते ही तुम अंतरा के पास वापस चले जाओ? मुझे क्या समझ रखा है, सैरोगेट मदर? इसके जवाब में रुद्र ने कहा कि तुम्हें इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कंपनी में प्रमोशन दूंगा और सैलरी भी डबल कर दूंगा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह सुनकर गायत्री चीख पड़ी, नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कॉम्पनसेशन।
यह बोलने के बाद गायत्री ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा कि रुद्र, मैं तुमसे झगड़े करती हूँ? क्या तुम इसलिए मुझसे नफरत करने लगे हो? मैं तो इसलिए तुमसे नोक झोंक करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें तो पता ही होगा, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े होते हैं। लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं कभी तुमसे कोई बहस नहीं करूँगी। मैं अपनी सारी खराब आदतें सुधार लूँगी, यहाँ तक कि तुम्हारा फ़ोन छूऊंगी तक नहीं। ठीक है, इसलिए अब शांत हो जाओ। तुमने गुस्से में यह सब बोलकर मुझे डरा ही दिया था, पर अब। गायत्री आगे कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा कि मैंने गुस्से में नहीं कहा था, मैं सीरियस हूँ। अंतरा जब मुझसे दूर हुई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे प्यार करता था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं उसे वापस आने के लिए मना लूंगा। यह सुनकर गायत्री ने बिलखते हुए पूछा, और मेरा क्या? मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम अंतरा से प्यार करते हो। इसके जवाब में रुद्र ने कहा कि तब तुम पीछे ही पड़ गई थी, और मैं भी बिना सोचे समझे तुम्हारी बातों में आ गया था। यह सुनकर गायत्री ने चीखते हुए कहा कि क्या तुम यह। वह आगे कुछ कहे उससे पहले बेडरूम के दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज आई। इससे रुद्र को मौका मिल गया और उसने गायत्री को अपने से दूर करते हुए दरवाजा खोला। बाहर उसकी माँ मधु आहूजा खड़ी थीं। उसने दोनों से कहा कि तुम दोनों की आवाज नीचे तक आ रही है। अगर लड़ना ही है तो कहीं और जाकर लड़ो, अभी मेरी सीरियल का टाइम हो गया है। जवाब में रुद्र ने कहा कि ठीक है माँ, अब आवाज नहीं आएगी। यह सुनकर मधु ने हाँ में अपना सर हिलाया और नीचे चली गई। रुद्र को भी मौका मिल गया था, इसलिए वह भी उसके पीछे नीचे चला गया। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए मधु ने रुद्र से कहा कि इस लड़की को समझा देना, वह अकेली होती है तब भी बहुत शोर करती है। इससे घर के काम ठीक से होते नहीं, और तेवर तो ऐसे दिखाती है जैसे कि हमारे घर में रहकर हम पर एहसान कर रही हो। उसके बाद सोफे पर बैठते हुए मधु ने आगे कहा कि इससे बेहतर तो अंतरा थी। कम से कम घर के कामों के लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी, और मैं सीरियल देखती थी तब वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी। अब तो ऐसा लगता है कि अगर वह बच्चा पैदा कर सकती तो उसमें और कोई कमी नहीं थी। अगर वह आपको इतनी पसंद है तो आपने उसे घर से क्यों निकाला? मधु और रुद्र ने देखा कि गायत्री ने यह बोला था। वह भी उनके पीछे नीचे आ चुकी थी। मधु ने जवाब देते हुए कहा कि तू चुप रह छोकरी, दोनों बहनें एक जैसी ही हो, हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती हो। तुम लोगों को क्या लगता है आहूजा खानदान तुम लोगों के बाप की जागीर है? मम्मी जी। गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रुद्र के वहां पर होने की वजह से उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक लिया और घर से बाहर चली गई। गायत्री गुस्से से तिलमिला रही थी। बाहर रोड पर जाकर उसने अपनी माँ लता को फोन लगाया। दूसरी तरफ लता जहां पर थी वहां पर आधी रात थी। लता ने नींद से जागकर कॉल उठाया और कहा, क्या हुआ बेटा? जवाब में गायत्री ने कहा कि माँ, अगर तुमने मुंबई आने में और देर की तो तुम्हें यहाँ आकर मेरी लाश देखने मिलेगी। रुद्र, उसकी माँ और अंतरा सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। सामने की तरफ लता ने कैलेंडर देखकर अपनी बेटी को शांत करते हुए जवाब दिया कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, मैं लगभग 1 हफ्ते बाद पहुंच रही हूँ। फिर मैं सबको देख लूंगी, और उस अंतरा को तो ऐसी मौत मरवाऊंगी कि उसकी आत्मा दोबारा जन्म लेने से पहले 10 बार सोचेगी। गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लग रही है? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें लगे कि आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है और हमें इसे आगे डालने का हौसला मिले। तो गाइस प्लीज़ एक लाइक और